स्टडी विद कॉन्सेप्ट के इस स्टडी प्लेटफॉर्म पर आपका बहुत बहुत स्वागत है और साथ ही स्वागत है हमारी इस महासीरीज में। दोस्तों, हमारे द्वारा एक महासीरीज चलाई जा रही है और महासीरीज की इस श्रृंखला को आज आगे बढ़ाते हुए हम स्टार्ट करते हैं 7th क्लास ज्योग्राफी एनसीईआरटी का 8 नंबर चैप्टर। 8 नंबर चैप्टर का नाम क्या है? मानव पर्यावरण, अन्योन क्रिया, उष्णकटिबंधीय एवं उपोष्ण प्रदेश। तो मानव का किस प्रकार पर्यावरण से संबंध है और उसमें हमने दो चीज ली है, उष्णकटिबंधीय और उपोष्ण प्रदेश। तो अब ये कहानी दे रखी है दोस्तों, ये कहानी वैसे आपको पढ़ लेनी है और आगे बढ़ते हैं। आगे स्टार्ट करते हैं। अमेजन बेसिन में जीवन। कहने का मतलब यह है कि यहाँ पे बात की गई थी अभी उष्णकटिबंधीय। तो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कौन सा है इसमें? अमेजन बेसिन वाला। तो यहाँ की बात करते हैं, उसके बाद हम उपोष्ण प्रदेश में करेंगे बात। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। अमेजन बेसिन में जीवन, इसका मतलब यह है कि उष्णकटिबंधीय प्रदेश में जो जीवन कैसा होता है उसके बारे में बात की गई है। उससे पहले दोस्तों इस बॉक्स में जो चीज़ें दे रखी है उसे पढ़ लेते हैं। क्या आप जानते हैं, यह आपसे क्वेश्चन कर रहे हैं, क्या आप जानते हैं कि जब स्पेन के अन्वेषणों ने इस नदी की खोज की तब सिर पर कवच, जिसे हेड गियर एवं घास के स्कर्ट पहने कुछ स्थानीय आदिवासियों ने उन पर आक्रमण कर दिया। कहने का मतलब यह है कि स्पेन के कई लोग अन्वेषण गए थे वहाँ पे, तो वो लोग गए तो वहाँ के स्थानीय लोगों के बारे में बताया कि सुरक्षा कवच पहन रखा था उन्होंने और घास के स्कर्ट पहने हुए कुछ स्थानीय आदिवासियों ने उन पर हमला किया और इन आक्रमणकारियों ने उन्हें प्राचीन रोमन साम्राज्य के अमेजोन्स नामक महिला योद्धा के आक्रमण समूह की याद दिला दी। इस प्रकार यहाँ का नाम अमेजोन पड़ा। कहने का मतलब है कि अमेजोन की खोज के लिए जो लोग लिखते थे स्पेन से, उन लोगों ने क्या किया, उन लोगों पर आक्रमण किया था वहाँ के स्थानीय लोगों ने। और उनकी जो वेशभूषा और उनकी जो युद्ध करने की तकनीक को देखकर रोमन साम्राज्य के जो योद्धा थे, अमेजोन्स नामक एक महिला योद्धा थी, तो उसकी याद में, मतलब उसकी जैसी घटनाएं हुई, उसकी जैसी योद्धाएं की बारे में सोचा, तो उनका नाम क्या रख दिया? अमेजोन। क्योंकि अमेजोन्स नामक एक महिला योद्धा थी जिन्होंने ऐसे ही युद्ध किया था, वो भी एक शक्तिशाली महिला थी। तो इन्हीं के स्थानीय लोग जो थे अमेजोन के, वो लोगों भी उसी तकनीकी से, उसी तरीके से इन्होंने युद्ध किया, जिस वजह से स्थानीय लोगों ने को उस क्षेत्र के विशेष को एक अमेजोन नाम दिया। तो कहने का मतलब है अमेजोन नाम कैसे पड़ा, यह आपको पूरी बॉक्स में बता दिया गया है। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब अमेजन बेसिन में जीवन कैसा, मतलब वहाँ की जलवायु कैसी है, वहाँ के लोग क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, मतलब सब चीज़ आ जाएगा इसमें। तो हम स्टार्ट करते हैं। अमेजन बेसिन के विषय में जानने से पहले हम मानचित्र देखें। अब ये पूरा मानचित्र दे रखा है, ये किसका दे रखा है? ये दे रखा है दक्षिणी अमेरिका का, और ये पूरा क्षेत्र जो दे रखा है ये अमेजन बेसिन है। तो यही चीज़ का है कि आप जब स्टार्ट करते हैं अमेजन बेसिन के बारे में पढ़ना, तो आप सबसे पहले क्या करें, अमेजन बेसिन का क्या मानचित्र देख लें। और ध्यान दें कि उष्णकटिबंधीय प्रदेश कर्क रेखा एवं मकर रेखा के मध्य स्थित है। ये बात भी ध्यान रखना, कर्क रेखा और मकर रेखा के मध्य स्थित है, ये बात कहिए। अब बात कर रहे हैं कि भूमध्य रेखा जो है 10 डिग्री उत्तर से 10 डिग्री दक्षिण के मध्य भाग को भूमध्य रेखीय प्रदेश कहते हैं। कहने का मतलब है 10 डिग्री ये रहा और 10 डिग्री ये रहा, तो ये वाला जो एरिया ना, ये भूमध्य एरिया, ये पूरा इधर का दोनों का, तो यही बात की है, भूमध्य रेखीय प्रदेश कहा जाता है। और अमेजन नदी इसी प्रदेश से होकर गुजरती है, बहती है। और अमेजन बेसिन मतलब बनता है, जो क्या होता है, पश्चिम में पर्वतों से निकलकर पूर्व में अंध महासागर। कहने का मतलब है यहाँ अंध महासागर का मतलब क्या है दोस्तों? अटलांटिक, अटलांटिक महासागर, इसे ही अंध महासागर कहते हैं। इसमें होकर ये गुजरती है, मतलब इसमें पहुंचती है। जिस स्थान पर कोई नदी किसी अन्य जल राशि से मिलती है उसे मुहाना कहते हैं। जो स्थान होता है नदी का, उससे अन्य जल राशि से मिलती है तो उसे नदी का मुहाना कहते हैं। और अमेजन नदी
बहुत सारी सहायक नदियाँ मिलाकर अमेजन बेसिन का निर्माण करती हैं। और ये बेसिन कहाँ कहाँ है इसका बेसिन? तो ब्राज़ील के भागों में, पेरू के कुछ भागों में, बोलिविया में, इक्वाडोर में, कोलंबिया में और वेनेजुएला में। कहने का मतलब है अमेजन बेसिन के जो बेसिन क्षेत्र है वो कौन कौन सा है? ब्राज़ील का क्षेत्र है, पेरू का कुछ भाग है, बोलिविया है, उसके बाद इक्वाडोर, कोलंबिया, वेनेजुएला के छोटे भाग उनमें प्रभावित करती है। अब दोस्तों क्या करना है हमको? अब ये जो पूरा पढ़ा है हमने, इसको आपको दोबारा बताता हूँ। इस पूरे पैराग्राफ में दे क्या रखा है चीज़ें। पहली बात तो ये बता दी इसका नाम कैसे पढ़ा, ठीक है। उसके बाद बता दी कि ये नाम तो पढ़ा है। इसके बाद दोस्तों हम करते हैं कि इस शब्द वाली को और पढ़ लेते हैं, इस टर्मिनोलॉजी को और पढ़ लेते हैं, बॉक्स वाली को, तब आपको और चीज़ समझ में आ जाएगी। सहायक नदियाँ होती क्या हैं? यह छोटी नदियाँ होती हैं जो मुख्य नदी से में मिलती है, और मुख्य नदी अपनी सहायक नदियों के साथ जिस क्षेत्र में पानी बहा ले जाती है वह बेसिन कहलाता है। कहने का मतलब है जो अमेजन बेसिन है, इसकी सहायक नदियाँ और अमेजन बेसिन जब पूरा मिलकर अमेजन बेसिन बहती, मतलब अमेजन नदी बहती है, तो उस क्षेत्र को क्या कहते हैं हम? उस क्षेत्र को हम बेसिन कहते हैं, और या जल संग्रह क्षेत्र कहा जाता है। और अमेजन बेसिन जो है विश्व का सबसे बड़ा नदी बेसिन है। अब क्या चीज़ है, अब बताता हूँ इस पैराग्राफ में क्या क्या दे रखा है, आपको बताता हूँ। इस पैराग्राफ में दे रखा है, पहली बात तो ये टर्मिनोलॉजी दे रखी थी यहाँ पे। ये पहली बात क्या दे रखी है दोस्तों? यहाँ पे दे रखी है सॉरी दोस्तों, यहाँ पे दे रखी है कि अमेजन जो नदी है वो क्या है? विश्व की सबसे बड़ी नदी बेसिन अथवा जल ग्रहण के आधार पर है। मतलब सबसे बड़ी है ये। पहली बात तो इधर रखा है ये पूरे बॉक्स में कि अमेजन बेसिन जो है वो नदी विश्व की सबसे बड़ी बेसिन है, नदी बेसिन में सबसे बड़ी नदी बेसिन है। दूसरी बात इस पैराग्राफ में इसमें क्या दे रखा है और चीज इसमें दे रखा है दोस्तों कि जो अमेजन नदी है वो पश्चिम में पर्वतों से निकलकर अटलांटिक महासागर में गिरती है, जिसमें यहां पे बताया था दोस्तों अंध महासागर का मतलब अटलांटिक महासागर ही दोस्तों। दूसरी बात, इस बेसिन का विस्तार कहां कहां पे? तो अमेजन बेसिन कहां कहां पे? इक्वाडोर, पेरू, कोलंबिया, ब्राजील, बोलिविया और वेनेजुएला। अब दोस्तों देखो इस पूरे पैराग्राफ में क्या क्या चीज दे रखी थी, और इसमें टर्मिनोलॉजी में दे रखा था कि अमेजन बेसिन जो है विश्व की सबसे बड़ी नदी बेसिन में आए। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ ले, आपको प्रीलिम्स में मतलब पीसीएस और यूपीएससी में एक वो आ जाए कथन कि अमेजन बेसिन विश्व का सबसे बड़ा नदी बेसिन है, अमेजन नदी का जो बेसिन है सबसे बड़ा नदी बेसिन है, तो ये कथन सही होगा। अब दूसरी बात क्या बताया इसमें कि अमेजन जो नदी है वो पश्चिम में पर्वतों से निकलकर अटलांटिक महासागर में गिरती है। तो ये चीज़ तो यहाँ पे बताई थी दोस्तों, ये चीज़ ही तो यहीं बताई है कि यह पश्चिम में पर्वतों से निकलकर पूर्व में अंध महासागर को दोस्तों अटलांटिक महासागर कहते हैं। ये कंफ्यूजन नहीं होना आपको। दूसरी चीज़ क्या दे रखी है कि इसका नदी बेसिन का विस्तार कहाँ कहाँ है? तो इक्वाडोर में, पेरू में, कोलंबिया में, बोलिविया में और ब्राज़ील में, वेनेजुएला में। तो यही चीज़ तो इसमें बताई है। इसमें क्या बताया कि ब्राज़ील के कुछ भाग, पेरू के कुछ भाग, बोलिविया, इक्वाडोर, कोलंबिया, वेनेजुएला के छोटे छोटे भाग में प्रभावित होती है। तो हमने जो पैराग्राफ पढ़ा है, हमने जितना भी पढ़ा है अभी तक, तो उसमें केवल यही चीज़ बताई है जो मैंने आपको दिखा दी हुई है। तो दोस्तों आपको सबसे पहले क्या करना है, पहले उसको पढ़ना है, उसके शॉर्ट स्वीट नोट्स बनाने हैं, मतलब अपने हिसाब से कि ये ऐसे लाइन में लिख लेना है कि अमेजन नदी विश्व की सबसे बड़ी नदी बेसिन है। फिर लिख लेना है कि ये किस प्रकार कहाँ से कहाँ बहती है। फिर ये देख लेना ये नदी बेसिन का क्षेत्र कौन सा है।
ऐसे आपको लिख लेना है ताकि आपको याद रहे। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब बात करते हैं दोस्तों यहाँ की जलवायु के बारे में। तो ये तो बात कंफर्म होगी दोस्तों, यहाँ की जलवायु कौन सी है। तो दोस्तों अब पढ़ते हैं इस पैराग्राफ में, जब देखते हैं, क्या आप जानते हैं कि अमेजन बेसिन भूमध्य रेखा के आसपास फैला हुआ है। ये तो आपको इसमें क्या बोलते हैं, मानचित्र में देख लिया होगा। पूरा जो मानचित्र दिखा रखा है दोस्तों, इसमें आप देख लीजिए, क्योंकि मानचित्र से कई चीज़ें जैसे नदी वगैरह के बारे में, जगह के बारे में, आपको लोकेशन के बारे में यदि क्वेश्चन पूछ ले तो मानचित्र मतलब मैपिंग तो जरूरी है दोस्तों। अब यही बात करिए, देखो इसमें क्या बात करिए कि अमेजन बेसिन जो है भूमध्य रेखा के आसपास फैले हुए पूरे वर्ष नम गर्म और नम जलवायु रहती है। पूरे वर्ष यहाँ गर्म और नम जलवायु रहती है। तो पहली बात तो देखो, भूमध्य रेखा ये रही, ये और ये 10 डिग्री इधर उत्तर 10 डिग्री दक्षिण, इसमें तो ये बेसिन अमेजन बेसिन फैला हुआ है। तो यही चीज बात की है। अब यहाँ की जलवायु कौन कौन सी है ये बताया आपको, कि पूरे वर्ष तो यहाँ गर्म होता है, नम जलवायु रहती है। यहाँ का मौसम दिन और रात दोनों के समय में लगभग समान होता है, गर्म और आर्द्र। शरीर में क्यों, जब गर्म और आर्द्र रहेगा शरीर में चिपचिपाहट महसूस होगा, ह्यूमिडिटी हो जो होती है, आर्द्रता ज़्यादा होती है इस क्षेत्र में। और इस प्रदेश में लगभग प्रतिदिन वर्षा होती है, और बिना कुछ चेतावनी के, कहने का मतलब डेली वर्षा होती है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र पाया जाता है, भूमध्य रेखीय प्रदेश है यहाँ पे। उसके बाद दोस्तों क्या लिखा है कि दिन का तापमान उच्च और आर्द्र और अति उच्च होता है, रात के तापमान थोड़ा कम हो जाता है, लेकिन आर्द्रता वैसी बनी होती है। तो इसकी जलवायु के बारे में लिखते हैं दोस्तों। तो यहाँ की जलवायु कैसी है, तो दोस्तों यहाँ की जलवायु है भूमध्य रेखीय, भूमध्य रेखीय जलवायु, जो गर्म एवं नम और अति आर्द्र, आर्द्र मतलब ह्यूमिडिटी ज़्यादा आती है, और प्रतिदिन यहाँ पर क्या होती है, वर्षा होती है, प्रतिदिन वर्षा होती है और उच्च तापमान होता है। यही चीज है बस पूर्व है आप में जलवायु कैसे होगी। तो भूमध्य रेखा की जलवायु है, गर्म और नम अति आर्द्र, यहाँ की जो मौसम होता है, यहाँ की क्लाइमेट होती है वो ऐसी होती है। इसके अलावा प्रतिदिन यहाँ पर वर्षा होती है, प्रतिदिन वर्षा होती है और उच्च तापमान होता है। तो यही चीज़ बताइए जलवायु के बारे में। और ये पूरी चीज़ दे रखी है, हमने कुछ अलग नहीं लिखा, पूरी चीज़ दे रखी है, देख लो, ये देख लो और ये भी देख लो। तो यही बात है। अब बात करते हैं दोस्तों वर्षा वन, यहाँ के वनों के बारे में पढ़ते हैं कि यहाँ पर किस प्रकार की वनस्पति पाई जाती है और कौन कौन से जीव जंतु पाए जाते हैं वगैरह, सब कुछ पढ़ना है इसमें। तो अब दोस्तों इससे पहले हम बॉक्स को देख लेते हैं। तो बॉक्स में लिखा है ब्रोमीलाइड, लायड एक विशेष प्रकार का पौधा होता है जो अपनी पत्तियों में जल का संचित रखता है, मतलब जल को अपने उस पत्तियों में रखता है, और मेंढक जैसे प्राणी इन जल के पॉकेट में अपने अंडे देते हैं। तो यही है ब्रोमीलाइड, ये कोई पौधा है, उसकी प्रजाति है कुछ। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं इसमें कि इन प्रदेशों में अत्यधिक वर्षा के कारण यहाँ की भूमि सघन वन उग जाते हैं। कहने का मतलब है जहाँ वर्षा ज़्यादा होगी तो वन भी ज़्यादा होंगे, ये तो आपको भी पता है दोस्तों, और यहाँ आपने पहले भी पढ़ा है, ऐसी बात नहीं है। इसके बाद क्या बताया कि वन इतने सघन होते हैं कि पत्तियां एवं शाखाओं की छत सी बन जाती हैं, लेयर से बन जाती है, छत से टाइप की, जिसके कारण सूर्य का प्रकाश नहीं पहुंच पाता धरातल में, और यहाँ भूमि प्रकाश रहित नम बनी रहती है। यहाँ केवल वही वनस्पति पनप सकती है जिसमें छाया में बढ़ने की क्षमता होती है, और परजीवी पौधों के रूप में यहाँ पे आर्किडिक और ब्रोमीलाइड, जो अभी मैंने आपको टर्मिनोलॉजी बताई थी, यही मिलते हैं, पैदा होते हैं मतलब। इसके अलावा दोस्तों वर्षा वन में प्राणी जात की प्रचुरता होती है। अब प्राणी कौन कौन से प्राणी जात मिलते हैं दोस्तों, तो इसमें बताया है टूकन, क्या क्या बताया दोस्तों, टूकन, गुंजन पक्षी, और इसके अलावा रंगीन पक्षत वाले पक्षी, भोजन के लिए बड़ी चोंच वाले विभिन्न प्रकार के पक्षी जो भारत में सामान्य रूप से पाए जाते हैं। इसके अलावा प्राणियों में बंदर, स्लॉथ, चींटी खाने वाले टीपर आदि यहाँ पाए जाते हैं। इसके अलावा सांप, सरीसृप की विभिन्न प्रजातियाँ पाई जाती है, जैसे मगर, सांप, अजगर, एनाकोंडा, बोआ जैसी प्रजातियाँ पाई जाती है। इसके अलावा दोस्तों कीड़े मकोड़े जो होते हैं इसी बेसन में निवास करते हैं। मांस खाने वाला प्राणियाँ, मत्स्य समेत मछलियाँ पाई जाती है। इस प्रकार यहाँ पर क्या है, जीवों की विविधता होती है।
ये पूरा आपने पैराग्राफ पढ़ा। अब आपको बताता हूँ कैसे लिखना है इसके बारे में। ये तो आपने पढ़ लिया, एक बार रीडिंग दे ली। अब आपको करना क्या है दोस्तों, तो यहाँ पे क्या धर रहे हैं, वर्षा कौन से वन पाए जाते हैं, तो देखो भूमध्य रेखीय, भूमध्य रेखीय वर्षा वन पाए जाते हैं वनों में, तो ये हो गया। ठीक है, इनकी विशेषता क्या क्या होती है ये और लिख लेना आपको। तो विशेषता में आ जाएगा, पहली बात तो लंबा तना, घना बेतान, चौड़ी पत्तियां, इसके अलावा जड़ें कम गहरी। ये इनकी मतलब क्या बोलते हैं, इन वनों की विशेषता है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या है दोस्तों, पहली बात तो धरती पर प्रकाश कम पड़ता है, क्योंकि पत्तियों की वजह से प्रकाश जाता ही नहीं धरतियों में, कमी पाई जाती है। और जिसके कारण यहाँ पर वही पौधे उग सकते हैं जो छाया में उगते हैं, उनका उनमें एग्जाम्पल दे सकते हैं हम। एग्जाम्पल के रूप में आर्किड और ब्रोमीलायड, ये तो पौधे उगते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं जीव जंतु कौन कौन से पाए जाते हैं। इसमें पूरा लिखा हुआ है, उसी को बता रहा हूँ आपको। जीव जंतु पाए जाते हैं दोस्तों, इसमें पाए जाते हैं दोस्तों, एक तो गुंजन पक्षी पाया जाता है, इसके अलावा टेपीर और बंदर, इसके अलावा स्लोथ, इसके अलावा दोस्तों सांप पाए जाते हैं और सरीसृप, और उनमें भी पाए जाते हैं दोस्तों जैसे मगर, अजगर, एनोकोंडा, ये सब पाए जाते हैं। क्या, मगर और अजगर, एनोकोंडा, ये सब पाए जाते हैं। इसके अलावा यहाँ पे क्या है, जीवों की विविधता पाई जाती है। तो कहने का मतलब ये है, हमने जो भी पढ़ा है उसमें पहले आपको ऐसे लाइन बाय लाइन पढ़ लेना है, लाइन बाय लाइन। उसके बाद रीडिंग करने के बाद आपको क्या करना है, छोटे से ऐसे आपको भाई कौन कौन से वन पाए जाते हैं, उनकी क्या क्या विशेषता है, उसके बाद कौन कौन से जीव जंतु पाए जाते हैं उसकी क्या विशेषता है, उसके बाद कौन कौन से मतलब सांप वगैरह जो भी पाए जाते हैं इस क्षेत्र में वो बताना, जीवों की विविधता कैसे है। तो ये आपको नॉर्मल आपको ऐसे रीडिंग करके ऐसे लिख लेना है, ताकि आपको चीज़ें याद रखें, बाकी दोबारा रिवीजन करने में आपको दिक्कत नहीं आए। क्वेश्चन ऐसे करके पूछ लेगा, भूमध्य रेखीय जो वनों की विशेषता करके पूछ लेगा और आपसे कथन दे देगा कि कौन सा कथन सही है कौन सा गलत, तो आपको निकालना है। फिर वही चीज़ है। अब बात करते हैं वर्षा वन के निवासी कैसे, वहाँ के निवास करने वाले लोगों की ज़िंदगी कैसी कैसे होती है, मतलब किस प्रकार का खान पीन वगैरह जो भी करते हैं, खेती कैसे करते हैं, सब कुछ बताएंगे इसमें। तो यहाँ के लोग छोटे छोटे क्षेत्रों में वन के कुछ वृक्षों को काट कर भोजन के लिए फसल उगाते हैं। ये क्या करते हैं यहाँ के लोग, जैसे वृक्ष है, झाड़ियाँ जो भी हैं, उनको काट के उनको जला करके फिर वहाँ पर खेती करते हैं। अब यहाँ देखो विविधता क्या पर किस प्रकार से पाई जाती है। यहाँ के पुरुष क्या करते हैं, शिकार करते हैं और नदी में मछली पकड़ते हैं, जबकि महिलाएं क्या करती है, फसलों का ध्यान रखती है और वे मुख्यतः टेपियोका, अनानास, शकरकंद उगाते हैं। तो ये भी बता दें कौन कौन सी वहाँ पे चीज़ें की जाती हैं। इसके अलावा क्योंकि मछली और शिकार मिलना अनिश्चित होता है, मतलब ज़रूरी नहीं कि डेली डेली मिले, इसका कोई वो नहीं है। ऐसे में महिलाएं अपने उगाई गई साग सब्जियों से क्या है, परिवार का भरण पोषण करती हैं। इसके अलावा यहाँ कर्तन दहन कृषि की जाती है, और कर्तन दहन कृषि की जाती है और इनका मुख्य आहार मेनियोग, और जिसे हम कासावा भी कहते हैं, और आलू की तरह जमीन अंदर पैदा होता है। इसके अलावा यहाँ चींटियों की रानी अंडकोश को खाते हैं, और नकदी फसलों में यहाँ पे मक्का, कॉफ़ी, कोको जैसी नकदी फसल उगाई जाती है। अब बात करते हैं हम दोस्तों, कर्तन दहन कृषि क्या होती है, पद्धति क्या होती है। तो यहाँ टर्मिनोलॉजी दे रखी है, ये तभी तो कहता हूँ आपसे कि दोस्तों बॉक्स में जो चीज़ दे रखी है उनको भी पढ़ना है, क्योंकि प्रीलिम्स में ऐसे क्वेश्चन सीधे मिले हैं आपको। अब देखो कर्तन दहन कृषि होती क्या है।
कि ये कृषि की पद्धति है जिसमें किसान क्या करता है, पहले वृक्षों और झाड़ियों को काटता है, भूमि को साफ करता है, फिर उनको जला करके, जिससे क्या है, जलाने से क्या होता है कि यहाँ की पोषण तत्व जो मिट्टी में मिल जाते हैं और साफ भूमि कुछ वर्षों तक फसल उगाते हैं। जैसे मान ले पेड़ पौधे काट दिए उस क्षेत्र में, उनको जला दिया और वहाँ पे क्या कृषि करने लग जाते हैं, जिससे क्या है, पोषण सत्ता जो होती है मिट्टी की वो अच्छी होती है। 2-4 सालों तक करते हैं, फिर उस जगह को छोड़ देते हैं। भूमि के इस टुकड़े को बार बार प्रयोग में मिट्टी की पोषक तत्वों की क्षमता कम हो जाती है। ये भी आपको पता है, लगातार आप फसल करेंगे तो उसकी जो पोषण क्षमता है वो कम हो जाती है। इसलिए क्या करते हैं कि उस टुकड़ों को छोड़ देते हैं, फिर इसके बाद फसल उगाने के लिए अगले स्थान पर जाते हैं, आगे बढ़ते हैं और वही प्रोसेस फिर से करते हैं। तो ये कहने का मतलब है, कर्तन दहन जो कृषि है दोस्तों, उसमें कुछ नहीं है, ये एक झूमिंग कृषि का ही है। झूमिंग कृषि को ही कर्तन दहन कृषि कहते हैं। इसमें क्या करते हैं कि एक जगह जाते हैं, वहाँ के पेड़ पौधों को काटते हैं, उसको जलाते हैं, उससे क्या है कि मिट्टी की जो पोषण क्षमता है वो बनी रहती है। 2-3 साल तक करते रहते हैं, जब इनकी पोषण क्षमता कम होती है तो ये आगे बढ़ते हैं और आगे वैसे ही करते हैं। तो ये बताया है। इसके बाद दोस्तों इसमें क्या बताया है कि वर्षा वन में जो अत्यधिक मात्रा में घरों की जो घर जो होते हैं वो लकड़ी के बने होते हैं, और मधुमक्खी के छत्ते के आकार के घरों छप्पर भी बनाए जाते हैं इसमें। और कुछ लोग क्या है, मोलों का, वो क्या होते हैं, बड़े अपार्टमेंट होते हैं जो घरों की में रहते हैं, उनकी छत क्या है, ढलान वाली होती है ताकि पानी रुक ना पाए, क्योंकि वहाँ वर्षा डेली होती है इसलिए। इसके अलावा दोस्तों अमेजन बेसिन के लोगों के जीवन में धीरे धीरे बदलाव हो रहा है। अब बता रहे हैं किस प्रकार अब वर्तमान में बदलाव हो रहा है, कि पुराने समय में वन के अंदर पहुंचने के लिए नदी मार्ग को एकमात्र वो क्या बोलते हैं, वो था, उपाय था। अब क्या कर दिया कि ट्रांस अमेजन महामार्ग वाले मतलब महामार्ग बनने से क्या हो गया कि वर्षा वन के सभी भागों में पहुंचना संभव हो गया। इसके अलावा अब अभी भी क्या है कि लोग हेलीकॉप्टर वगैरह का उपयोग करते हैं। इस प्रकार ये बता रहे हैं कि किस प्रकार ये गतिविधियां यहाँ पर बढ़ी। इसके अलावा बताया कि जैव विविधता वाले वर्षा वन धीरे धीरे नष्ट होते जा रहे हैं, इसका अनुमान लगाया है। अब वर्तमान में आ गए हम लोग कि अमेजन बेसिन में वर्षा वनों का बड़ा भाग लुप्त होता जा रहा है, और वर्षा वनों के लुप्त होने से व्यापक प्रभाव पड़ा है। इसके कारण क्या है, मिट्टी की ऊपरी परत जो है वो बंजर होती जा रही है। तो ये उस टाइम से मतलब प्राचीन से और अब तक जोड़ा गया है, कनेक्ट किया गया है ये टॉपिक, कि किस प्रकार पहले वहाँ पर उपजाऊ भूमि हुआ करती थी, वहाँ पर जीव जंतु अच्छी तरह से रहते थे। क्लाइमेट अब क्या है कि जलवायु परिवर्तन होने से अब इस क्षेत्र में भी प्रॉब्लम आ रही है। तो इस टॉपिक में क्या पढ़ा है हमने, वर्षा वन के निवासी में क्या पढ़ा है, ये आपको बता देता हूँ। हमने रीडिंग मारी थी और इसके बाद हमने क्या किया है। देखो, पहली बात क्या किया है, पुरुष क्या करते थे, यहाँ के लोग पुरुष क्या करते हैं, शिकार व मछली पकड़ते हैं। पुरुषों का तो ये काम है, ठीक है। महिलाएं क्या करती हैं दोस्तों, यहाँ पे महिलाएं क्या करती हैं दोस्तों, तो ये क्या है, बच्चों एवं फसलों की देखभाल करती हैं, ठीक है। प्रमुख फसल कौन कौन सी है यहाँ की, ये भी देख लेना है। तो प्रमुख फसलें कौन कौन सी हैं, और दोस्तों प्रमुख फसलें हैं टेपियोका, इधर रखा है ना, अन्यास और शकरकंद। ये तो फसल होगी यहाँ की। कृषि कौन सी की जाती है, तो कृषि में दोस्तों कर्तन दहन कृषि की जाती है, ये बता दें आपको। मुख्य आहार कौन सा है खाने का, आहार दोस्तों यहाँ पर दे रखा है, मुख्य आहार दे रखा है मैनियोक या कसावा, ये इनका मुख्य आहार है। नकदी फसल में क्या क्या की जाती है, ये चीज़ इस पूरे पैराग्राफ में दे रखी है, आपको फिर से बता रहा हूं दोस्तों। इसमें की जाती है दोस्तों कॉफी, मक्का, कोको, ये पूरा दे रखा है, देख लो, इसी में से बता रहा हूं आपको। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर घर कैसे होते हैं, तो घर एक तो मधुमक्खी के आकार के होते हैं, आकार के तो घर होते हैं। दूसरी बात दोस्तों, यहां पर मलोका नाम के क्या होते हैं, अपार्टमेंट होते हैं बड़े,
मलोका नाम के अपार्टमेंट, जिन्हें हम कहते हैं दोस्तों मलोका जो होते हैं वो क्या होते हैं दोस्तों, अपार्टमेंट होते हैं, वो सिर्फ ढाल वाले होते हैं, ढाल वाले अपार्टमेंट। इससे क्या है कि जब सॉरी दोस्तों, इससे क्या है कि जो वर्षा है वो वर्षा का पानी नहीं रोक पाता, उससे ढलान से आराम से जा सकता है। तो ये चीज़ आपको पूरे पैराग्राफ में ये चीज़ बताई, कौन सी फसल है, पुरुष महिलाओं के कार्य हैं, आहार कौन सा है, कौन कौन सी नकदी फसलें उगाई जाती है, वहाँ की जो लोग निवास करते हैं वहाँ के घर कैसे होते हैं, ये पूरी चीज़ पैराग्राफ में पढ़ाई। और दूसरी बात दोस्तों, जो बॉक्स में चीज़ दे रखी है ना, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। आपसे क्वेश्चन करके पूछेगा कर्तन दहन कृषि के बारे में, कुछ भी पूछ लेगा स्टेटमेंट, और आपसे इसमें से आपको आंसर निकल जाते हैं। तो वही चीज़ है, आपको बस यही चीज़ ध्यान रखनी है दोस्तों। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों आगे। अब देखो दोस्तों, दूसरी आई है गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन। पहले हमने बात की थी दोस्तों उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र के बारे में, अब उपोष्ण प्रदेश के बारे में बात करेंगे। और वो उपोष्ण प्रदेश कौन सा है, गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन वाला। दोस्तों अब स्टार्ट करते हैं इसे भी। अब दोस्तों सबसे बड़ी बात क्या है, एक तो ये बता दिया आपको, ये पूरा ये जो पैराग्राफ दे रखा है ना, वो किस प्रकार वनों का निवास हुआ है, पहले कितने वन थे देखो, फिर कितने हो गए, फिर और कम होते जा रहे हैं। ये अमेजन बेसिन की बात चल रही है, ये पता है ना पूरा ये प्रोसेस। अब बात करते हैं गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन में। तो गंगा और ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां मिलकर उपमहाद्वीप में गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन बनाती है। ये बात तो आपको पता है, बेसिन कैसे बनता है, एक मुख्य नदी होती है, उसकी सहायक नदियां मिलकर बेसिन का निर्माण करती हैं। तो यही चीज बताइए इसमें कि गंगा तथा ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां मिलकर भारतीय उपमहाद्वीप में गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन का निर्माण करती हैं। यह बेसिन उपोष्ण में 10 डिग्री उत्तर 30 डिग्री उत्तरी उत्तर अक्षांश के मध्य स्थित है। इसमें कौन कौन सी नदियां हैं, घाघरा, सोन, चंबल, गंडक, कोसी जैसी सहायक नदियां हैं गंगा की। और ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां को अववाहित होती हैं। और ये चीज़ आपको एटलस में देख लेनी है, ये चीज़ बताइए आपको। इसके बाद दोस्तों क्या बताया है कि गंगा एवं ब्रह्मपुत्र के नदी पर्वत एवं हिमालय के गिरिपाद में सुंदरबन डेल्टा इस बेसिन की मुख्य विशेषताएं हैं। अब देखो दोस्तों, ये मैप दे रखा है, और इसके अलावा आपको भी मैप पढ़ लेना है दोस्तों वैसे ही, कि कौन कौन सी नदियां इसकी सहायक नदियां गंगा की जो इस क्षेत्र में प्रभावित होती है, ब्रह्मपुत्र की कौन कौन सी नदियां हैं, ये आपको पढ़ लेनी है। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं, तो इसमें क्या दे रखा है कि मैदानी क्षेत्र में अनेक चाप झील पाई जाती हैं, और यहाँ की जो जलवायु दोस्तों, वो जलवायु कौन सी है, मानसूनी जलवायु। तो आपसे जलवायु के बारे में पूछ लेंगे कि जलवायु कौन सी है गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा वाले क्षेत्र में, तो आपको क्या करना है दोस्तों, उसका आंसर निकलना है कि यहाँ की मानसूनी जलवायु है। मानसूनी जलवायु में क्या होता है दोस्तों, कि मध्य जून से मध्य सितंबर के बीच वर्षा होती है, और बाकी दो ऋतु होती है, ग्रीष्म ऋतु और शीत ऋतु, जो अब चल रही है शीत ऋतु, ये बताया है। इसके अलावा दोस्तों इस क्षेत्र में क्या क्या पाया जाता है, किस प्रकार घनत्व पाया जाता है, लोग किस प्रकार के लोग निवास करते हैं, वो पूरा इसके बारे में बताया, कौन कौन सी फसल का निर्माण करते हैं। अब देखो दोस्तों, सबसे पहले हमने जो पढ़ा है पैराग्राफ, इसके बारे में बता देता हूँ आपको। इसमें क्या बताया दोस्तों, पहली बात तो बताया इसका विस्तार, गंगा ब्रह्मपुत्र वाले क्षेत्र का विस्तार कौन कौन सा है, कितना है, तो 10 डिग्री से 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश वाले क्षेत्र में इसका विस्तार है, इसका विस्तार बता दिया। इसके अलावा दोस्तों यहाँ की प्रमुख नदियां कौन कौन सी हैं जो इस डेल्टे का निवास करती हैं, तो दोस्तों प्रमुख नदियों में घाघरा, सोन, चंबल, गंडक, कोसी आदि जो होती है, क्या होती है, गंगा की सहायक नदियां हैं। ये तो गंगा की सहायक नदियां हैं, ये बता दिया। फिर आपको बताया दोस्तों यहाँ की जलवायु कौन सी है, जलवायु के बारे में बताया है। तो यहाँ की जलवायु है मानसूनी जलवायु, यहाँ आपको दे भी रखी है यहाँ पे। इसके अलावा दोस्तों अब क्या बात करते हैं हम, अब आगे पैराग्राफ पढ़ते हैं, फिर आपको बताएंगे क्या क्या चीज़ है इसमें। दूसरी बात दोस्तों, इसमें टर्मिनोलॉजी दे रखी है बॉक्स में, और मैंने आपको बार बार बताया कि बॉक्स में जो भी चीज़ दे रखी है, टर्मिनोलॉजी दे रखी है, आपको उसको देखना है। तो ये पहले आपको अभी भी बता रहा हूँ, पहले ही बताया आपको कि टर्मिनोलॉजी को आपको देखना है। तो इसमें दे रखा है कि जनसंख्या घनत्व क्या होता है। अब आपसे परिभाषा ही पूछ ले, मान ले टर्मिनोलॉजी परिभाषा पूछ ले जनसंख्या घनत्व, और कथन करके दे देते कि 1 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में रहने वाले लोगों की
जो संख्या होती है जनसंख्या घनत्व कहलाती है। तो ऐसे कथन आपको बाद में काम आएंगे दोस्तों। अब बात करते हैं कि उत्तराखंड में दोस्तों जनसंख्या घनत्व 189 है, जबकि पश्चिम बंगाल में 1029 है। इसके अलावा बिहार में 1102 है। 1 किलोमीटर के क्षेत्र की बात कर रहे हैं यहाँ पे। कितना अंतर है दोस्तों, देख लो। यही तो इंडिया की क्या बोलते हैं, एकता में विविधता है कि जनसंख्या घनत्व भी अलग अलग जगह अलग अलग है। लोग ज़्यादा निवास अलग जगह करते हैं, कम निवास कहाँ करते हैं, मतलब कहने का मतलब वही चीज़ बात है। अब बात करते हैं इस क्षेत्र में जो लोग निवास करते हैं उनके बारे में, कि किस प्रकार के वो मतलब फसल उगाते हैं, कौन कौन से खान पीन वगैरह जो भी हैं उसके बारे में बात करते हैं। तो बेसिन क्षेत्र में विभिन्न प्रकार की स्थलाकृतियां हैं, ये बता दिया आपको। जनसंख्या के वितरण में पर्यावरण की प्रमुख भूमिका होती है, ये बात आपको पहले ही बता चुका हूँ। जैसे मान लो अब बात कर रहे हैं हम अरुणाचल प्रदेश की, सॉरी उत्तराखंड की। तो दोस्तों उत्तराखंड क्षेत्र में क्या है, उत्तराखंड वाले क्षेत्र क्या है, पहाड़ी एरिया है, तो यहाँ पे लोग कम निवास करते हैं। लेकिन जब हम बात करते हैं पश्चिम बंगाल हो गया और बिहार की, तो बिहार वाला तो क्षेत्र पूरा ज़्यादातर क्या है, मैदानी भाग है। और यहाँ पे जलवायु सॉरी जो मिट्टी है वो जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, गंगा ब्रह्मपुत्र वाले डेल्टे की वजह से। गंगा जो बहती है उसके क्षेत्र में क्या होता है कि जलवायु क्या होती है, उपजाऊ होती है। और यह आपको पहले ही बता चुका हूं पिछले वाले चैप्टर में कि जब नदियां बहती हैं तो अपने साथ बहा के जो मिट्टी लेके आती है, उनके द्वारा जो मिट्टी लाई जाती है वो जलोढ़ मृदा होती है। और उस जलोढ़ मृदा में क्या होता है दोस्तों, उस जलोढ़ मृदा में क्या होता है, उपजाऊपन ज्यादा होता है। उपजाऊपन ज्यादा होने से वहां पर क्या है, कृषि की जाती है, और कृषि बहुत ही अच्छी किस्म की हो जाती है, मतलब उसकी उत्पादकता अच्छी होती है। तो यही चीज बताया। तो यही बताया है कि जनसंख्या के वितरण को पर्यावरण प्रमुख भूमिका निभाता है, बिल्कुल करता है। स्थलाकृतियों को देख ले हम, जैसे उत्तराखंड की देखते हैं तो वहाँ पर्वत है, जबकि हम बिहार की देखते हैं तो वहाँ मैदानी भाग है, तो बिल्कुल करता है। तो ढाल वाले पर्वतीय क्षेत्र में बसने के लिए प्रतिकूल है। गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन जो है पर्वतीय क्षेत्रों में कम लोग रहते हैं, यही बताया यहाँ पे। उत्तराखंड वाला एग्जाम्पल देख सकते हैं। और मानव प्रवास के लिए मैदानी क्षेत्र उपयोग होते हैं, जैसे बिहार वाले देते हैं। बिहार वाला जो क्षेत्र है हमने, ये मैदानी वाला क्षेत्र है। पहाड़ी वाला क्षेत्र हमने उत्तराखंड ले लिया। अतः यहाँ जनसंख्या घनत्व अधिक होता है, यहाँ की मिट्टी उपजाऊ होती है। वही चीज मैंने बताई, बिहार वाले एरिया में जलोढ़ मृदा पाई जाती है, इसके बाद यहाँ की मृदा उपजाऊ होती है। जिन स्थानों में फसल उगाने के लिए समतल भूमि उपलब्ध होती है, तो वहां पे क्या है, लोगों का जो व्यवसाय होता है, लोगों का व्यवसाय भी उसी प्रकार बढ़ जाता है। वहां लोगों का व्यवसाय क्या हो जाता है दोस्तों, कृषि हो जाता है। धान यहाँ की मुख्य फसल है, ये बिहार की बात कर रहे हैं, बिहार वाले क्षेत्र में और पश्चिम बंगाल वाले क्षेत्र में। धान की खेती के लिए पर्याप्त जल की आवश्यकता होती है, और उसी क्षेत्र में उगाए जाने के कारण यहाँ अधिक वर्षा होती है। कारण क्या है, यहाँ जहाँ अधिक वर्षा होती है वहीं धान की खेती उगाई जाती है। अगर अधिक वर्षा नहीं होती और उस क्षेत्र में उगाई जाती तो धान के लिए सिंचाई की जरूरत होती है। तो ये चीज बताया है कि किस प्रकार जलवायु लोगों के रहन सहन को, लोगों की जो खान पीन की जो भी है वो उसको प्रभावित करता है। तो वही चैप्टर में बताया था पर्यावरण अन्योन्य क्रिया से संबंध किस प्रकार लोगों का है। तो वही चीज बताया इसमें कि पर्यावरण का और मानव का किस प्रकार संबंध है, वहाँ की जलवायु को लेके, वहाँ की स्थलाकृतियों को लेके, वहाँ की जो रहन सहन खान पीन सब चीज़ों को बदलाव होता है, किसके कारण, वहाँ के जलवायु परिवर्तन, वहाँ की बसावट, वहाँ की स्थलाकृति की वजह से सब चीज़ बदली जाती है। वही चीज़ आपको यहाँ पे बता रहा हूँ आपको। अब यहाँ कौन कौन सी अन्य फसलें उगाई जाती है, तो यहाँ पर मक्का, गेहूं, ज्वार, चना और बाजरा भी उगाया जाता है। अब गन्ना में क्या है दोस्तों, गन्ना, जूट जैसी नकदी फसलें उगाई जाती है। तो आपसे क्वेश्चन पूछ ले, गंगा ब्रह्मपुत्र क्षेत्र में कौन सी नकदी फसलें उगाई जाती है, प्रीलिम्स में फैक्ट कहीं से भी आ सकते हैं, या आपको ऐसे न दे करके आप दे दे कि उपोष्ण प्रदेशों में भारत के संदर्भ में कौन कौन सी नकदी फसलें उगाई जाती है। तो उपोष्ण क्षेत्र आपको पहले तो मानचित्र में मैपिंग करनी है कि किस प्रकार उपोष्ण क्षेत्र कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि 10 डिग्री से 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश में पाए जाते हैं। तो वही चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो गन्ना और जूट जैसी नकदी फसलें इंडिया में उगाई जाती है। तो ऐसे क्या है, आपको क्या करना है दोस्तों, ऐसे क्या है कि आपको एक चीज़ से दूसरी चीज़ को रिलेट करना है ताकि आपको क्वेश्चन गलत ना हो। यही चीज़ मैंने यहाँ पे नकदी फसलें उगाई जाती हैं बता दिया आपको। मैदान के कुछ भागों में केले के बागान भी है। पश्चिम बंगाल असम में क्या है, चाय के बागान भी है। बिहार और असम में कुछ भागों में सिल्क कीटे के संवर्धन पर कर सिल्क का उत्पादन किया जाता है। मंद ढलान वाले
पर्वतों एवं पहाड़ियों पर वेदिकाओं में फसलें उगाई जाती है। कहने का मतलब क्या होता है, जहाँ पहाड़ी एरिया होता है तो वहाँ क्या है, एक लेयर टाइप की जैसे पहाड़ी एरिया मान ले, ये पूरा पहाड़ी एरिया है तो इसमें फसल तो उगा नहीं सकते, तो हम वह क्या करते हैं, वेदिकाएं ऐसे ऐसे करके वहाँ लेयर होती हैं, तो वहाँ फसलें उगाई जा सकती हैं जिन्हें हम वेदिका कहते हैं। तो वही चीज़ बताइए दोस्तों। विभिन्न भू आकृति के अनुसार वनस्पति में भी भिन्नता पाई जाती है, ये भी बता दी। जैसे पहाड़ी एरिया में अलग, मैदानी क्षेत्र में अलग, वहाँ भी वनस्पतियों को विभिन्नता होती है। इसमें बताया दोस्तों कि गंगा ब्रह्मपुत्र के मैदानों में सागवान, खासू सॉरी साखू, पीपल के साथ उष्णकटिबंधीय पर्णपाती पेड़ पाए जाते हैं। और ब्रह्मपुत्र के मैदानों में घने घास, बांस के घने झुरमुंड पाए जाते हैं। डेल्टा क्षेत्र जो है उसमें क्या है, मैंग्रोव वन से घिरा हुआ है। तो ये चीज़ बताइए कि वनस्पतियों में भिन्नता पाई जाती है वहाँ की स्थलाकृतियों के आधार पर। जैसे मैदानी क्षेत्रों में सागवान पाया जाता है, पीपल पाए जाते हैं। उसी प्रकार ब्रह्मपुत्र वाले क्षेत्र में क्या पाए जाते हैं, जो घने बांस के घने झरमुट पाए जाते हैं। और डेल्टा क्षेत्र में क्या है, मैंग्रोव वनों से घिरा हुआ है। उसी प्रकार हम आगे बात करते हैं दोस्तों कि उत्तराखंड और सिक्किम में, अरुणाचल प्रदेश में ठंडी एवं जल तृप वाले ढलान वाले पौधे पाए जाते हैं, इसमें चीड़, देवदार और फर जैसे शंकुधारी पेड़ पाए जाते हैं। तो दोस्तों इसमें पूरी चीज क्या बताई है कि किस प्रकार जलवायु किस प्रकार लोगों को जीवन को प्रभावित करती है, उसी प्रकार स्थलाकृतियां भी वहां की वनस्पतियों को प्रभावित करती है। तो यही चीज बताई है। तो हम पूरे पैराग्राफ में हमने क्या क्या चीज पढ़ी है, जो भी पूरा पढ़ा है हम आपको बता देते हैं। पहले हमने जलवायु के बारे में आपको बता दिया कि जलवायु मानसूनी जलवायु है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर क्या पढ़ा है हमने कि यहाँ क्या होता है, देखो आपको नीचे बताता हूँ जलवायु कौन सी है, पहले तो ये बता दूंगा, पूरे पैराग्राफ की बात बताता हूँ। तो जलवायु मानसूनी जलवायु है, एक बात तो ये हो गई तय, ठीक है। इसके बाद दोस्तों क्या चीज़ है इसके बाद क्या बताया इसमें कि मैदानी जो भाग है, मैदानी क्षेत्र में जनसंख्या जो घनत्व है वो अधिक पाया जाता है, ठीक है। जनसंख्या घनत्व अधिक पाया जाता है। प्रमुख फसलें कौन कौन सी हैं, ये प्रमुख फसलें हैं दोस्तों, चावल, गेहूं, मक्का और जूट और गन्ना, ये बता दिया आपको। और एक चीज़ क्या बताई दोस्तों, जैसे पश्चिम बंगाल में क्या और असम में, इन दोनों में दोस्तों क्या मतलब किसकी खेती की जाती है दोस्तों, चाय के बागान होते हैं यहाँ पे, वह रेशम पालन किया जाता है यहाँ पे। उसी प्रकार दोस्तों उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वनस्पति में कौन कौन से पौधे पाए जाते हैं, तो इसमें दोस्तों साल, सागवान, पीपल पाए जाते हैं। ये चीज़ आपको पहले बताइए, आपको ये कोई अलग से नहीं लिख रहा, यहाँ आपको पूरी चीज़ें बताइए, यहाँ पे देख लो, मैंने अलग से कुछ नहीं लिखा। इसके अलावा दोस्तों फिर ये बता दिया कि मैंग्रोव वन पाया जाता है डेल्टा वाले क्षेत्र में। फिर ये बता दिया कि सदाबहार शंकुधारी वन पाए जाते हैं जिसमें चीड़, देवदार के पाए जाते हैं। इसके अलावा दोस्तों आगे बढ़ते हैं और आगे आगे बढ़ते हैं। फिर यहाँ तक हमने ये चीज़ पढ़ी है, जलवायु कौन सी है, वहाँ की कौन कौन सी फसल उगाई जाती है वो बताया। तो ऐसे आपको पैराग्राफ पैराग्राफ भाई पढ़ना है और आपको लिख लेना है, थोड़ा शॉर्ट स्वीट नोट्स बना लेते हैं। अब इसमें कौन कौन से जीव जंतु पाए जाते हैं, तो जीव जंतु में यहाँ पे है हाथी, ठीक है, हाथी बता रखा है यहाँ पे, बाघ, हिरण, बंदर, ये जीव जंतु पाए जाते हैं। और एक सींग वाला गेंडा भी पाया जाता है, और ब्रह्मपुत्र क्षेत्र में पाया जाता है एक सींग वाला गेंडा जो होता है। और डेल्टा वाले क्षेत्र में बंगाल टाइगर, मगर, घड़ियाल पाए जाते हैं। नदी, सांप, जल और झील एवं बंगाल की खाड़ी में प्रचुर मात्रा में जलीय जीव भी पाए जाते हैं, जैसे जैसे रोहू, कतला, हिल्सा जैसी मछलियाँ में प्रजाति पाई जाती है। और मछली एवं चावल इस क्षेत्र में रहने के लोगों के लिए मुख्य आहार की है। कहने का मतलब देखो कुछ नहीं है, अभी तक हमको क्या क्या पढ़ा है आपको पहले पैराग्राफ में बता दिया। यहाँ पे क्या बात कर रहे हैं हम दोस्तों, जीव जंतुओं के बारे में। तो कौन कौन से जीव जंतु पाए जाते हैं,
तो हाथी, हाथी, बाघ, हिरण, बंदर, ये पाए जाते हैं। अब क्या करते हैं दोस्तों, ब्रह्मपुत्र वाले क्षेत्र में कौन कौन से पाए जाते हैं? ब्रह्मपुत्र, ब्रह्मपुत्र मैदानी क्षेत्र, इसमें क्या पाया जाता है? इसमें एक सींग वाला गेंडा पाया जाता है। और डेल्टा क्षेत्र में इसमें बंगाल टाइगर पाया जाता है। वे मगरमच्छ पाया जाता है, मगर में घड़ियाल। और मत्स्य प्रजातियां कौन कौन सी पाई जाती है? तो रोहू, कतला, हिल्सा, ये यहाँ की प्रजातियां हैं मछलियों की, तो ये भी चीज ध्यान रखनी। इसके अलावा दोस्तों आगे हम पढ़ेंगे तो आगे क्या चीज रखी है यहाँ पे पूरे पैराग्राफ में से पहले बता देता आपको। इसमें दे रखा है गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी में एलवण जल होता है, और एलवण जल होने के कारण दोस्तों यहाँ पर डॉल्फिन पाई जाती है। ये क्या है? और डॉल्फिन जिस क्षेत्र में पाई जाती है वहाँ का जल क्या होता है? शुद्ध होता है, इसका वो है। इसके अलावा पहाड़ी क्षेत्रों में क्या करते हैं दोस्तों? पहाड़ी क्षेत्र में वेदिका कृषि, जो आपको मैंने अभी बताई थी किस प्रकार लेयर बाय लेयर को करते हैं कृषि, वो करते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार इस पूरे पैराग्राफ में गंगा ब्रह्मपुत्र के बारे में बताया है। और आगे पढ़ भी लेते हैं दोस्तों, जो बॉक्स दे रखे हैं इनको भी। और इसमें मुख्य आहार कौन कौन सा होता है इस क्षेत्र में? तो मछली और चावल ज़्यादातर इस क्षेत्र में पाया जाता है। जैसे देखो, वेदिकाओं का निर्माण खड़ी ढलान पर समतल सतह बनाने कर कृषि करने के लिए होता है। जैसे ये देखो, ये वेदिका कृषि है, पहाड़ी क्षेत्र में किस प्रकार लेयर बाय लेयर करके। ढलान इसलिए हटाया जाता है कि जल का प्रवाह तीव्र न हो, लगातार तीव्र न हो, धीरे धीरे पानी रिस रिस के इनके आता चले, ताकि कृषि की जा सकती है। इसके अलावा दोस्तों गंगा ब्रह्मपुत्र नदी के एलवण जल में एक प्रकार की डॉल्फिन पाई जाती है, जो आपको पहले बताया था मैंने अभी। उसे सूसू अथवा अंधी डॉल्फिन कहा जाता है। सूसू या डॉल्फिन की उपस्थिति के कारण जल की शुद्धता का पता चलता है। मतलब यहाँ पर यदि डॉल्फिन पाई जा रही तो यहाँ का मतलब है कि यहाँ की शुद्धता पानी की अच्छी है। अगर नहीं पाई जा रही इसका मतलब वहाँ के रसायन की वजह से, ये गंदा पानी की वजह से वो डॉल्फिन की मृत्यु हो चुकी है। तो ये चीज़ है। इसके अलावा दोस्तों एक केस स्टडी दे रखी है, झील, जीविका और साधन। ये आपको पढ़ लेनी है खुद को, और आपको यदि कोई क्वेश्चन आए तो आपको केस स्टडी लिख लेनी है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब किस प्रकार यह बॉक्स और दे रखा है, क्या आप जानते हैं? ये पूरा केस स्टडी के बारे में था दोस्तों, यहाँ से यहाँ तक ये पूरा केस स्टडी है। अब आपसे क्या पूछ रहा है, क्या आप जानते हैं? और क्या पूछ रहा है इसमें कि सार्वभौमिक स्वच्छता कवरेज प्राप्त करने के लिए स्वच्छता पर ध्यान केंद्रित करने के प्रयासों में तेजी लाने के लिए भारत सरकार ने क्या था, 2 अक्टूबर 2014 को स्वच्छ भारत मिशन चलाया था। तो ये आपसे क्वेश्चन पूछा है, तो आपसे यदि पूछे स्वच्छ भारत मिशन कब चलाया था, कहीं भी आपको याद रखना है तो क्या करना है, 2 अक्टूबर 2014 को किया था। अब बात करते हैं, इसके अलावा एक कॉर्नर में एक टर्मिनोलॉजी दे रखी है कि गंगा नदी के संरक्षण के लिए नमामि गंगे कार्यक्रम को शुरू किया गया था। अब आपको क्या करना है दोस्तों, आपको गंगा नदी के बारे में नहीं, नमामि गंगे के बारे में पढ़ना है। तो पहले पूरी चीज़ गूगल पर सर्च करके देख लो कि नमामि गंगे क्या है, क्योंकि नमामि गंगे जो मिशन था, एक कार्यक्रम था, इससे भी क्वेश्चन पूछे गए दोस्तों। क्वेश्चन ये पूछा था उसमें, मुझे एग्जैक्ट तो याद नहीं है, प्रीलिम्स का ही क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये पूछा था कि नमामि गंगे कार्यक्रम किस विभाग या किस नोडल एजेंसी द्वारा चलाया गया है, कौन सा प्राधिकरण था, तो ये चीज़ पूछा था। और कथन दे रखे थे 2-3, कौन सी मिनिस्ट्री थी, कैसे करके। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि टर्मिनोलॉजी जो आती है, नमामि गंगे ऐसी टर्मिनोलॉजी आई है, तो आपको तुरंत ही गूगल पर जाकर सर्च कर लेना है कि क्या है चीज़ें। इसके बाद दोस्तों आगे बढ़ते हैं। तो गंगा ब्रह्मपुत्र के मैदानों में कई बड़े शहर कस्बे स्थित हैं। कहने का मतलब है नदियाँ जहाँ बहती है, गंगा ब्रह्मपुत्र नदियाँ, यहाँ पर क्या शहर निवास हो गए। जैसे इसमें एग्जाम्पल दे रखा है कि हम इलाहाबाद को देख सकते हैं, कानपुर, वाराणसी, लखनऊ, पटना, कोलकाता। ये ऐसे क्षेत्र हैं, ऐसे शहर हैं जहाँ पर 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहर हैं जो गंगा नदी के तट पर स्थित होते हैं। अब क्या होता है दोस्तों,
इन शहरों की वजह से क्या होता है कि इन शहरों पे औद्योगिक प्रणालियाँ स्थित है, औद्योगिक धंधे स्थित हैं, इंडस्ट्रियल एरिया ज़्यादा स्थित है, तो उससे क्या उद्योगों से गंदा पानी जाता है और नदी को दूषित कर देता है। इसके अलावा बेसिन में यातायात को सुविकसित तंत्र उपस्थित है, और ये बताया आपको कि मैदानी इलाकों के लोग सड़क और रेल मार्ग के स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं। नदी के तटीय क्षेत्रों में जल मार्ग यातायात प्रभावशाली माध्यम से इनका उपयोग होता है। इसके अलावा बात की गई है कि कोलकाता हुगली नदी पर स्थित महत्वपूर्ण पतन है। तो बताया है कि किस प्रकार नदियों की वजह से शहरों की मतलब लोगों की वो रहन सहन है वो नदियों को प्रभावित कर रही है, और नदियों की वजह से शहरों को प्रभावित हो रहा है। तो वो चीज़ बताइए। इसके अलावा बताया कि यहाँ पे यातायात की जलवायु जलमार्ग की यातायात की जो प्रचुरता के होने के कारण यहाँ पे व्यापार भी अच्छी तरह से होता है। कोलकाता में जैसे हुगली नदी पर स्थित एक पत्तन है, वो का हुगली नदी पर पत्तन है क्या कि वहाँ से अंतर्राज्यीय लेवल पर अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर कहीं ना कहीं व्यापार की चीज़ें घटनाएं होती हैं, तो वो चीज़ बताइए आपको। इसके अलावा पर्यटन जो है इस बेसिन में महत्वपूर्ण क्रिया है। जैसे आगरा में यमुना के किनारे स्थित ताजमहल, इलाहाबाद में गंगा यमुना के नदी पर संगम जो है, उसी प्रकार उत्तर प्रदेश एवं बिहार में बौद्ध स्तूप, लखनऊ का इमामबाड़ा, असम का काजीरंगा मानस वन्य जीव अभ्यारण्य, अरुणाचल में विशिष्ट जनजातीय संस्कृति जैसे दर्शनीय स्थल है। तो कहने का मतलब यह है कि किस प्रकार नदी बेसिन जो है वो वहाँ के शहरों को प्रभावित करता है, और वही नदी बेसिन पर्यटन स्थल में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जैसे एग्जाम्पल दिया है यहाँ पे पूरी चीज़ दे रखी है। जैसे एग्जाम्पल दिया है दोस्तों कि आगरा में यमुना के किनारे ताजमहल है, इलाहाबाद में गंगा यमुना नदी का संगम है, यूपी एवं बिहार में बौद्ध स्तूप है, लखनऊ में इमामबाड़ा। तो ये क्या है, पर्यटन स्थल है। इसके अलावा असम में क्या है दोस्तों, काजीरंगा और मानस वन्य जीव अभयारण्य। इसके अलावा अरुणाचल प्रदेश में क्या है, वहाँ की जनजातीय संस्कृति जैसे कई दर्शनीय स्थल है। तो ये चीज़ बताइए। तो अब क्या ध्यान रखना है दोस्तों, इस चैप्टर में पूरी चीज़ क्या बताई है। एक तो इस चैप्टर में बताया है कि किस प्रकार पर्यावरण का और मानव का संबंध है। पर्यावरण और मानव, इन दोनों का संबंध कैसे है, इन दोनों का संबंध किस प्रकार है। देखो, पर्यावरण मानव को प्रभावित करता है, मानव पर्यावरण को प्रभावित करता है। जैसे पर्यावरण, जैसे मान लो इसमें बताया था अरुणाचल प्रदेश में लोग कम निवास करते हैं, जबकि बिहार में ज़्यादा निवास करते हैं। रीजन क्या है दोस्तों, कम निवास करते थे, वहाँ के पर्वतीय क्षेत्र है। अरुणाचल प्रदेश में क्या है, पर्वतीय क्षेत्र है, और बिहार की हम बात करते हैं तो ये मैदानी भाग है। अब देख लो यहाँ की स्थलाकृतियाँ भी किस प्रकार आप जीवन प्रदान करती है। तो पर्वतीय क्षेत्र में नॉर्मल चीज़ है, पर्वतीय क्षेत्र में दोस्तों जीवन की परिस्थितियाँ कठिन परिस्थिति से गुजरना पड़ता है, जबकि मैदानी क्षेत्र में कोई दिक्कत नहीं आती, यहाँ पर कैसी अच्छी होती है। दूसरी बात यह गंगा जैसी बड़ी नदियाँ बहती हैं, तो वो चीज़ बताइए। इसके अलावा दोस्तों एक चीज़ बताइए, जैसे मान लो एक चीज़ तो बताइए यहाँ पे, ये लास्ट पैराग्राफ में आपको ये भी बताया है कि कैसे, जैसे गंगा की बात करते हैं दोस्तों, गंगा का एग्जाम्पल लेते हैं। तो गंगा नदी के किनारे क्या, जैसे जैसे बड़े बड़े शहर जैसे कानपुर हो गया, वाराणसी हो गया, इलाहाबाद हो गया, ऐसे शहर बसे और मतलब इनका विकास हुआ है। लेकिन दूसरी तरफ हम देखते हैं कि इनकी वजह से नदियाँ क्या गंदी होती जा रही है। जैसे गंगा नदी गंदी क्यों हो रही है, क्योंकि कानपुर जैसे बड़े शहरों से गंदे औद्योगों से रासायनिक पदार्थ निकलते हैं और वो नदियों में प्रवाह होते हैं। तो वही चीज़ बताइए। उसके लिए सरकार ने नमामि गंगे जैसे कार्यक्रम चलाए थे। अब क्या है, नमामि गंगे जैसे आपने पढ़ा है तो आपको तुरंत जाके इसको गूगल कर लेना है कि नमामि गंगे क्या था, क्योंकि पहले इसमें क्वेश्चन पूछ चुका है पहले भी। तो ऐसे पढ़ना है दोस्तों आपको। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छी समझ में आई होगी, और इसी श्रृंखला को मतलब आगे भी जारी रखेंगे हम। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखें, लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें, और फीडबैक दें अपना, और शेयर ज़रूर करें दोस्तों। क्योंकि जो हमारी पहल है, जो हमारी मास्टर्स की जो पहल चलाई है, ये हम इसलिए चला रहे हैं दोस्तों कि ताकि लोगों तक ये चीज़ें पहुँचें। अब क्या होता है कि हम लोग, कई लोग होते हैं जिनको
कई लोग क्या, बहुत सारे लोग होते हैं जिनको क्या है कि एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं बेचारे, लेकिन उनको क्या है कि कोचिंग के पैसे नहीं हो सकते क्योंकि कोचिंग बहुत महंगी हो दोस्तों। तो हमारा एक इनिशिएटिव है कि हर विद्यार्थी को पहुँचे, क्योंकि शिक्षा पर सभी का अधिकार है, ऐसी बात नहीं है। और ये चीज़ हमको ये करना है सिद्ध कि गरीब से गरीब सब लोग शिक्षा मतलब प्राप्त कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। और वो भी कलेक्टर बन सकते हैं, डीएम बन सकते हैं, उनका भी सपना पूरा हो सकता है। तो यही चीज़ है दोस्तों, और आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। धन्यवाद दोस्तों।